सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि आप में से एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी कि रोड रोलर वाला एग्जांपल जो है न्यूमेरिकल जो है उसको सॉल्व करवाइए, क्योंकि उसके अंदर एक टर्म आता है रेडियस ऑफ जायरेशन या फिर जाय रेडियस, वो समझ में नहीं आ रहा है। उसकी वजह से पूरा न्यूमेरिकल अटक रहा है, मतलब वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही एक टर्म है। पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसके अंदर रेडियस ऑफ जायरेशन का कहाँ यूज़ हो रहा है, फिर उसके बाद हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन को ढंग से समझेंगे कि वो क्या होता है, उसके बाद उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि ए रोड रोलर हैज़ ए टोटल मास ऑफ 12 टन्स। द फ्रंट रोलर हैज़ ए मास ऑफ 2 टन्स, a radius of gyration of 0.4 meter and a diameter of 1.2 meter. The rear axle together with its wheel has a mass of 2.5 tons, a radius of gyration of 0.6 meter and a diameter of 1.5 meter. Calculate the kinetic energy of rotation of the wheels and axle at the speed of 9 km per hour. तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये कह रहा है कि आपके पास एक रोड रोलर है जिसका जो टोटल वजन है, मतलब इसके अंदर टोटल मास जो है वो 12 टन है, यानी कि 12,000 केजीज है। ठीक है। और इसके जो आगे वाला रोलर है यानी कि फ्रंट रोलर है, इसके अंदर 2000 केजी यानी कि 2 टन का मास है। उसकी जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो दे रखी है 0.4 मीटर, और उस आगे वाले व्हील का जो टोटल डायमीटर है वो 1.2 मीटर दे रखा है। ठीक है। वहीं जो पीछे वाले जो आपके व्हील्स हैं, ठीक है, उसका जो टोटल वजन है वो 2.5 टन यानी कि 2500 केजीज है। उसकी जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो आपकी 0.6 मीटर दे रखी है, और पीछे वाला को जो डायमीटर है वो 1.5 मीटर दे रखा है। अब ये कह रहा है कि आप इसकी जो रोटेशन करेंगे, ये जो इसके सारे व्हील्स जो हैं आगे वाला और पीछे वाले जो रोटेशन करेंगे, उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी टोटल, उसको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है ये क्वेश्चन। तो अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं उससे पहले मैं समझना चाहता हूं कि ये रेडियस ऑफ जायरेशन या फिर जाय रेडियस है क्या चीज़। देखिए, सिंपली हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक गोल सा ऑब्जेक्ट है, कोई डिस्क मान लीजिए, कोई प्लेट मान लीजिए, जिसके बीच में आपने एक एक्सिस लगा रखा है, यानी कि फिक्स एक्सिस है, इसके आसपास ये रोटेशन करेगा। इस वक्त मान के चलिए कि इस डिस्क का जो मास है वो m है, और ये जो एंगुलर वेलोसिटी करेगा वो ओमेगा होगी। ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो हम लोगों ने r मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है। तो अब अगर इसके अंदर मास m है तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो देखिए, मैं बता चुका हूं कि जब ऐसी कोई डिस्क घूमती है, गोल ऑब्जेक्ट घूमता है, तो उस वक्त इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू में m मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर, यानी कि उसकी रेडियस का स्क्वायर अपॉन में 2 होता है। करेक्ट, यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी दौरान अगर इस डिस्क के ऊपर कोई टॉर्क लगा दिया जाए, टॉर्क क्या होता है आपको पता है कि अगर ये रेडियस है, इस रेडियस में भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो इसका मतलब टॉर्क का मतलब ये इस तरफ घूम जाएगा, और उस टॉर्क की वजह से इसके अंदर एक एंगुलर एक्सेलरेशन क्लियर होगा, मतलब क्रिएट होगा। सही है, ऐसा ही होता है। तो यानी कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन इसके मास पे डिपेंड करेगा, इसके इनर्शिया पे डिपेंड करेगा। अब देखिए, यहां पर हम क्या करते हैं कि इसी डिस्क के ऊपर एक पॉइंट मास मान के चलते हैं, जो कि ये यहां पर होगा, और इस पॉइंट मास का टोटल मास हम लोग उतना ही मानेंगे जितना मास इस डिस्क का होगा। फिर से कहता हूं कि मतलब जो मास इस डिस्क का है उतना ही मास इस पॉइंट के अंदर है, और ये पॉइंट कुछ इस रेडियस के अंदर, जो कि पहले वाले से छोटी दिख रही है डेफिनेटली, इस रेडियस के अंदर इस एक्सिस के आसपास घूमेगा। तो अब जरा दिमाग लगाइए कि जैसे इस डिस्क का मास m था, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला था I इज इक्वल्स टू में mr स्क्वायर अपॉन में 2। अब उतना ही मास इस पॉइंट के अंदर है, ठीक है, और ये पॉइंट भी इसी एक्सिस के आसपास घूमेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? डेफिनेटली दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों के अंदर मास एक ही है। तो इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकलेगा mr स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग एम आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको लिख सकते हैं एम के स्क्वायर अपॉन में 2, क्योंकि पिछले वाली जो डिस्क की हमने रेडियस मानी है वो r मान के चले हैं, तो इसकी रेडियस को हम लोग k मान के चलेंगे। तो ये जो आपको रेडियस दिख रही है k,
इसी को आप लोग कहोगे द रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस डिस्क के अंदर मास m था, उतने ही मास का मैंने पॉइंट लिया, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम निकला। अच्छा, ये वाला जो आपका पॉइंट दिख रहा है आपको, मतलब ये जो हमने माना है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी उतनी होगी जितनी इसकी डिस्क की थी, मतलब ओमेगा। ठीक है, और इसके ऊपर भी अगर आप उतना ही टॉर्क लगाते हो जितना आप लोगों ने डिस्क पे लगाया था, तो ये भी उतने ही एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ घूमेगा। विच मीन्स ये दोनों के दोनों बिल्कुल बराबर होंगे, सिर्फ एक ही फर्क होगा कि दोनों की रेडियस में फर्क होगा। यानी कि इसके डिस्क की जो रेडियस थी वो r थी और ये वाली जो रेडियस है वो k है। तो इस वाली रेडियस को आप लोग कहोगे द रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप लोग कैसे निकाल सकते हो? देखो, जो आपका ये वाला पॉइंट है, इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने कहा कि बराबर निकलेगा I इक्वल्स टू में mr²/2। लेकिन आपको ये बात भी पता होगी कि जब कोई ऐसा पॉइंट मास किसी सर्कुलर पाथ में घूमता है, उस वक्त इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिखते हैं वो mr² भी लिखते हैं, I इक्वल्स टू में mr² या फिर mk² भी लिखते हैं। समझ रहे हैं? देखिए, पहले जो था वो डिस्क थी, यहाँ पर पॉइंट है। अब इस पॉइंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहला ये कि ये बिल्कुल डिस्क के मास के बराबर है, इसलिए I इक्वल्स टू में mr²/2 लिखा जा सकता है। दूसरा ये कि ये पॉइंट मास है, तो इसका मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने पहले निकाला था I इक्वल्स टू में mk² भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों के दोनों इनर्शियाज बराबर हैं, तो दोनों को हम लोग इक्वल रख देंगे, यानी कि mk² इक्वल्स टू में mr²/2। ठीक है, यहां से मास जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मास से मास, तो k² इज इक्वल्स टू में क्या रह जाएगा, r²/2। और जब k का आप लोग इधर स्क्वायर सॉल्व करोगे तो r/√2 निकल के आएगा। यानी कि अगर आपको रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू निकालनी है किसी डिस्क में से या फिर किसी भी रोलर में से, किसी भी चीज़ में से, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। राइट? अच्छा, इसी का ही एक और तरीका है, मतलब इसी से ही हम लोग एक और फॉर्मूला बना सकते हैं इसको k को कैलकुलेट करने का। वो ये है कि देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग m से m को कैंसिल आउट नहीं करें थोड़ी देर के लिए, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको आप लोग I लिख सकते हो, mr²/2 को। करेक्ट? और इस तरफ अगर आप इस m को भेज दो, ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि k² इज इक्वल्स टू में I² या फिर I/m, I² नहीं होगा, I/m होगा। और यहाँ से अगर आप स्क्वायर सॉल्व करोगे तो k इज इक्वल्स टू में रूट में I/m निकल के आएगी वैल्यू। समझ रहे हैं भाई? I की वैल्यू रखोगे तो m से m तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला आपको वहाँ काम आता है जहाँ पर डायरेक्ट I की वैल्यू दे दी जाती है और m की वैल्यू दे दी जाती है। और इस वाले ये वाला जो पहले वाला फॉर्मूला है जहाँ पर आपको सीधा अगर रेडियस दे रखी हो तब भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, कंफर्म हो गया होगा कि यहाँ पर ये जो रोड रोलर वाला एग्जांपल है जहाँ पर रेडियस ऑफ जायरेशन दे रखी है वो क्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि दोबारा हमारे न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये दे रखा है आपको क्वेश्चन, पहले आप लोग वो सारी चीज़ें लिख लो जो सारी चीज़ें आपको दे रखी है। जैसे कि द टोटल मास ऑफ द रोड रोलर कितना दे रखा है, 12 टन, यानी कि m, इसको बिग M लिखेंगे हम लोग क्योंकि पूरे मास की बात हो रही है, तो बिग M इज इक्वल्स टू में 12,000 kgs। ठीक है, मास ऑफ द फ्रंट रोलर, ये जो आपका फ्रंट रोलर का मास जो दे रखा है वो 2 टन दे रखा है, इसका मतलब 2000 kgs लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे वाले रोलर की जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो दे रखी है आपको 0.4 मीटर, तो आप लोग इसको लिखोगे k1 इज इक्वल्स टू में 0.4 मीटर। ठीक है, इसके अलावा आपको दे रखा है इस आगे वाले रोलर का डायमीटर जो कि है d1 इज इक्वल्स टू में 1.2 मीटर, या फिर इसकी टोटल रेडियस निकालें तो r1 इज इक्वल्स टू में 1.2 मीटर अपॉन में 2 करोगे तो आपको 0.6 मीटर मिलेगी। समझ रहे हैं भाई? इसी रोलर के अंदर एक तो है रेडियस ऑफ जायरेशन यानी कि k1 इज इक्वल्स टू में 0.4 मीटर, और वहीं इसकी आगे वाले रोलर की पूरी रेडियस यानी कि r1 0.6 मीटर दे रखी है। सही है, अब यहीं पर जो है आपका पीछे वाला जो व्हील है उसका टोटल मास दे रखा है 2.5 टन, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो 2500 kgs। ठीक है, और पीछे वाले जो आपके व्हील्स है उसकी रेडियस ऑफ जायरेशन यानी कि k2 दे रखा है 0.6 मीटर,
और पीछे वाले व्हील्स का टोटल डायमीटर दे रखा है 1.5 मीटर, यानी कि इसका भी अगर आप रेडियस निकालोगे यानी कि R2 पीछे वाले व्हील्स का तो 0.75 मीटर निकल के आएगा। देखिए ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको दी जा चुकी है, मतलब दी हुई हैं, ठीक है। इसी के अलावा आपको ये भी कह रखा है कि भाई ये जो वेलोसिटी है इसकी 9 किलोमीटर पर आवर है, जिसको आप लोग मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1000 अपॉन में इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 2.5 मीटर्स पर सेकंड निकल के आएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो, ठीक है। और एक चीज़ और है इसी न्यूमेरिकल के अंदर कि ये जो आपका रोड रोलर है ये टोटल 6 मीटर के डिस्टेंस पे चला है, इसलिए आप इसको एस डिस्टेंस को एस कहते हैं, तो एस इज इक्वल्स टू में 6 मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें दे रखी है। अब ये कह रहा है कि जब ये व्हील्स रोटेट करेंगे, चलेंगे, तो उस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है, आसान है, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रंट रोलर की बात करेंगे कि इसके अंदर हम लोग मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू I इक्वल्स टू में mr² होती है या फिर k² हो सकती है। तो यहाँ पर I इज इक्वल्स टू में I1 इज इक्वल्स टू में m1 k1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। m1 की वैल्यू दे रखी है 2000 kg मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर k1 की वैल्यू है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, मतलब स्क्वायर कर रखा है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे वैल्यू को तो आपके सामने निकल के आएगा 320 kg मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा हम लोगों ने इसका पहले वाले रोलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। इसी तरीके से पीछे वालों का निकालना है तो I2 इज इक्वल्स टू में m2 मल्टीप्लाई बाय k2 का स्क्वायर, ठीक है साहब। यहाँ पर m2 की वैल्यू दे रखी है 2500 kg, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय k2 की वैल्यू है आपकी 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6। और जब आप लोग इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो 900 kg मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। जैसे ऊपर वाले का निकला था यहाँ पर नीचे वाले का निकल गया, यानी कि I1 निकल गया, I2 निकल गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों की एंगुलर वेलोसिटी भी निकालूं, तो पहले आगे वाले की निकालते हैं, यानी कि फ्रंट वाले की। तो एंगुलर वेलोसिटी की क्या होता है फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल्स टू में v अपॉन में r होता है। ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, पहले की अगर आप लोगों ने वीडियोस दे रखी है तो यहाँ पर ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू में v अपॉन में r1, क्योंकि वेलोसिटी तो पूरे के पूरे रोड रोलर की एक ही है, तो v रहेगा नीचे r1, यानी कि आगे वाले पूरे के पूरे रोलर का रेडियस। तो वेलोसिटी है 2.5 अपॉन में r की वैल्यू होगी 0.6, और इसको सॉल्व करोगे तो 4.16 रेडियंस पर सेकंड निकल के आएगी वैल्यू। यानी कि आगे वाला जो आपका फ्रंट रोलर है वो आपके 4.16 रेडियंस पर सेकंड की वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। यही चीज़ पीछे वाले के लिए करनी है, यानी कि पीछे वाले व्हील्स की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो वहाँ पर ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू में v अपॉन में r2 निकलेगा, तो वहाँ पर v की वैल्यू 2.5 अपॉन में r2 की वैल्यू 0.75। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो 3.3 रेडियंस पर सेकंड की वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि फ्रंट वाले व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, पीछे वाले व्हील्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, I1 I2 निकल गए, फिर दोनों की मैंने एंगुलर वेलोसिटीज निकाल ली, ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकाल ली। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इन दोनों की इसलिए ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल्स टू में 1/2 I ओमेगा होती है, ओमेगा स्क्वायर होती है। भाई अगर हमें लीनियर काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो वहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू में 1/2 mv स्क्वायर होता है। अब रोटेशनल वाले केस के अंदर m की जगह हम लोग यूज़ करते हैं I का, इनर्शिया का, और जो वेलोसिटी v है उसकी जगह यूज़ करते हैं एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा का, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू निकल के आ गई, I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी। फ्रंट वाले रोलर की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, E1 इज इक्वल्स टू में 1/2 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। I1 की वैल्यू रखेंगे 320 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 4.16 मल्टीप्लाई बाय 4.16, और इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके सामने वैल्यू निकल के आएगी 2768 न्यूटन मीटर। यानी कि आगे वाला जो आपका रोलर है उसको टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में लगेगी वो इतनी लगेगी, इतनी, ठीक है, इतनी एनर्जी लेगा ये। अब बात करते हैं पीछे वालों की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, यानी कि E2। तो E2 इज इक्वल्स टू में 1/2 I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर।
आई की जगह रखेंगे 900 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की जगह रखेंगे 3.3 मल्टीप्लाई बाय 3.3, और जब आप लोग को इसको सॉल्व करोगे तो 4900 न्यूटन मीटर निकल के आएगा, यानी कि E1 और E2 की वैल्यू निकल के आ गई। मतलब E1 यानी कि आगे वाले रोलर के लिए एनर्जी, E2 यानी कि पीछे वाले रोलर के लिए एनर्जी। दोनों को जोड़ देंगे भाई, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू में E1 प्लस E2, दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 7668 न्यूटन मीटर, यानी कि आगे वाले और पीछे वाले रोलर को टोटल मिला के इतनी काइनेटिक एनर्जी लगेगी 6 मीटर के डिस्टेंस को तय करने में। और यही चीज हमें इसके अंदर कैलकुलेट करनी थी। अब अगर मैं आपसे थोड़ा सा कहूं कि मैं अगर मैं आगे इसको सॉल्व करना चाहूं, कि कोई मुझसे कहे कि भाई यहां तक तो ठीक है, अब आप एक काम कीजिए कि इस रोड रोलर की टोटल काइनेटिक एनर्जी को वो करके दिखाइए, कैलकुलेट करके दिखाइए। भाई अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये किया कि आगे और पीछे वाले रोलर की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट किया जो कि रोटेशनल थी। अब हमें पूरे के पूरे रोड रोलर की जो टोटल ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है, कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकल के आई है वो है 7668 न्यूटन मीटर निकल के आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले क्या करेंगे कि इस पूरे की वो निकालेंगे, ट्रांजिशनल मोशन हुआ है तो उसकी ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो E3 नाम देंगे उसको हम लोग। तो E3 इज इक्वल टू 1/2 mv², 1/2 m की जगह, मतलब कैपिटल M की जगह, मतलब इस पूरे के पूरे रोड रोलर का मास रखेंगे, यानी कि 12,000 kg, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है 2.5 मीटर्स पर सेकेंड, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 37,500 न्यूटन मीटर, विच मीन्स कि जब ये रोड रोलर पूरा का पूरा आगे बढ़ेगा तो उसको इतनी एनर्जी लगेगी। मतलब ट्रांजिशनल तो ये हो गई, ट्रांसलेशन तो ये हो गई, रोटेशनल ये हो गई। अब दोनों को जोड़ दो तो आपके पास पूरे रोड रोलर की काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। तो यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू में ER यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस E3, दोनों को मैं जब जोड़ूंगा तो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 45,168 न्यूटन मीटर, यानी कि पूरा रोड रोलर जो है वो इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ चलेगा, आगे बढ़ेगा। अब अगर इसके अंदर एक और चीज पूछ ली जाए, यानी कि आगे एक और चीज पूछ ली जाए, वो ये हो कि एक बात बताइए कि जैसे जो रोड रोलर है ये 6 मीटर तक चला है, एस इक्वल्स टू में 6 मीटर तक चला, तो 6 मीटर तक ये 2.5 मीटर्स पर सेकेंड या फिर 9 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चला है। अब ये 6 मीटर के बाद रुक जाएगा, तो इसको रोकने के लिए कितना फोर्स लगेगा, मतलब इस एनर्जी के साथ अगर ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो इतनी एनर्जी में अगर इस रोड रोलर को रोकना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए हमें पता है कि वर्क इज इक्वल्स टू में, मतलब इस पर वर्क ही करना पड़ेगा, फोर्स लगाएंगे तो वर्क ही करेंगे, इसके ऊपर रोकेंगे तो वर्क इज इक्वल्स टू में फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि F मल्टीप्लाई बाय S। तो वर्क इज इक्वल्स टू में 6F लिख सकते हैं हम लोग, भाई S की जगह मैंने 6 रख दिया, तो इतना मुझे इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क के रूप में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब ये जो 6F, मतलब 6F जो मैंने लिखा है, ये वर्क इस टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। भाई मेक सेंस? देखिए भाई इसको अगर मैं रोकना चाहता हूं तो मुझे इसके ऊपर इतना वर्क करना पड़ेगा कि मैं इस एनर्जी को रोक पाऊं, मतलब इस एनर्जी से चलते हुए रोड रोलर को रोक पाऊं। तो दोनों को बराबर होना जरूरी है, तभी जाकर के रोड रोलर रुकेगा, ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स इसको तभी तो हम लोग कहेंगे। तो मैं दोनों को बराबर रख सकता हूं कि 6F इज इक्वल्स टू में 45,168 न्यूटन मीटर, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये जो F इज इक्वल्स टू में 6 यहाँ आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू निकल के आएगी 7528 न्यूटन। और ये फोर्स बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इतनी सारी काइनेटिक एनर्जी से चलते हुए रोड रोलर को रोकने के लिए इतना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसका ब्रेकिंग फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये रोड रोलर वाली जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाती है। एग्जाम्पल काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है और काफ़ी अच्छा है, पूछा जाने वाला है। इसमें आपके कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ में क्लियर हो जाते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि इसको बार बार देखो, बार बार इसके सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, और आई होप आपको वो रेडियस ऑफ जायरेशन या फिर जाय रेडियस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आया होगा। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पे पूछा जाता है। उसके 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, जिसमें पहला वाला तो ये था और दूसरा वाला ये था।
तो इनको भी रिवाइज करते रहना। तो फ्रेंड्स, आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया हो, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।